कम मच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम में किसी ने कॉल करके पीएचक्यू को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सूचना देने वाले शख्स ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में बम रखा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें और सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। एटीएस एसओजी के साथ ही बम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया और पीएचक्यू में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं खबर यह मिली कि पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को शिप्रापत थाना इलाके से पकड़ा। फिलहाल ज्योतिनगर थाना पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में आरोपी युवक इसने कॉल करके धमकी दी थी। फोन पर पीएचक्यू में बम होने की जानकारी दी और धमकी दी कि पीएचक्यू में बम लगाया उसने। नाम उस व्यक्ति का अनिल शर्मा है। उसको हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको शिप्रापत थाने से पकड़ लिया गया है। लेकिन काफ़ी देर तक उसने जो है एजेंसियों की, पुलिस की काफ़ी मशक्क़त कराई। सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी थी और डॉग स्क्वाड और उसके अलावा जो है और भी टीमें जो है यहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो है अभी काफ़ी अधिकारी पहुँचे थे और उसके अलावा उसके अलावा और भी कई जो है सुरक्षा की कई चीज़ें जो है यहाँ पर पहुँचाई गई थी। उसके अलावा कई यहाँ तक की जो है एक दमकल भी यहाँ पहुँची थी और काफ़ी पुलिसकर्मियों का यहाँ जमावड़ा हो गया था कि कहीं जो है पीएचक्यू में वाकई कोई बम ना हो। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है अब तक नहीं पाया गया है। और उसके अलावा जो है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस उससे जांच पड़ताल में लगी है। और उसके अलावा जो है यहाँ पुलिस अधिकारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस अधिकारी यहाँ आए थे। उसके अलावा जो है अंदर से भी काफ़ी गाड़ियाँ जो है बाहर आ रही हैं। हालांकि अब ये मामले का पटाक्षेप हो चुका है कि ये कोई बम की सूचना नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति जो जिसके शराबी होने का या शराब पिए हुए होने का शक है, उस व्यक्ति ने ये धमकी दी थी। और अभी उसकी फ़िलहाल जो है शिप्रापत थाने में उसकी जांच पड़ताल चल रही है, उससे पूछताछ चल रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के फुटाकी गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस खुद हादसे का शिकार हो गई। दरअसल फुटाकी गांव में पोस्को के मामले में फरार आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी और इसी दौरान दबिश के दौरान पुलिस से छूटकर आरोपी भाग गया। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया, लेकिन इस दौरान पहाड़ पर घाटे में गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज लगातार जारी है। पुलिस की गिरफ्त से फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। थाने का मुकदमा नंबर 440/23, उसमें जो फरार आरोपी था उसका पीछा कर रहे थे, तो वो खेत में, सरसों के खेत में दूसरी तरफ निकल गया। तो एक गाड़ी हमारी पहले से ही उधर थी, वो तो दूसरी तरफ निकला। तो भरत जी हेड कांस्टेबल के 2 कांस्टेबल हरीराम और जफर, तो ये उस गाड़ी में बैठे थे। प्राइवेट गाड़ी थी भरत जी की खुद की। उधर रियासत काल से ही करौली शहर सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ रहा है, लेकिन परकोटा अब साल दर साल अनदेखी की वजह से दरक रहा है। जर्जर हाल हो चुके परकोटे से अब आम जन की सुरक्षा के बजाय उन्हें खतरा महसूस होने लगा है। बावजूद इसके भी जिम्मेदार इसकी सार संभाल और मरम्मत के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। रिपोर्ट देखिए। राजा महाराजाओं द्वारा शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया रियासतकालीन परकोटा अब खुद की सुरक्षा के लिए मोहताज है। दरवाजे, खिड़कियों सहित परकोटे के क्षतिग्रस्त होने से बाशिंदों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बाशिंदों द्वारा कई बार मरम्मत की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते परकोटा अभी भी क्षतिग्रस्त है। ये करौली शहर की सुरक्षा में रियासत काल में बना परकोटा है, जो जर्जर हो चुका है। काफी प्राचीन हो चुके परकोटे की देखरेख और मरम्मत के अभाव में हर साल बारिश के दौरान गिरने की नौबत आती है। पिछले सालों में बारिश के दौरान कई जगह से परकोटे का काफी हिस्सा धराशायी होकर ढह चुका है। कई स्थानों पर अभी अन्य हिस्सों के गिरने की आशंका से क्षेत्र के बाशिंदे हमेशा भयभीत रहते हैं। हालांकि कुछ साल पहले सरकार की ओर से परकोटे की मरम्मत पर राशि भी खर्च की गई, लेकिन उस दौरान कुछ हिस्से में ही काम कराया गया, लेकिन अभी परकोटा कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है।
शहर का जो परकोटा चारों तरफ से टूटा हुआ है उसकी हालात इस प्रकार से गंभीर हो रही है कि लोग वहाँ आने जाने में भय व्याप्त है। लोगों को कई बार बच्चों पे, बुजुर्गों पे उनके पत्थर आके लग जाते हैं छोटे मोटे, तो कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। तो इसलिए सरकार को और जनप्रतिनिधियों को जल्दी से इस पर विचार करना चाहिए कि किसी को चोटिल ना हो, कोई बड़ी जनहानि ना हो। 6 दरवाजे खिड़कियाँ जो है उनकी हालात बहुत ख़राब है, तो इनको जल्दी से जल्दी सही किया जाना चाहिए, ऐसी सभी लोग हम मांग करते हैं। परकोटे की मरम्मत जीर्णोद्धार की दरकार बनी हुई है। बेनूर होते परकोटे पर अतिक्रमण की भी मार कई जगहों पर दिखाई दे रही। कई जगहों पर अब परकोटे का अस्तित्व ही नजर नहीं आता। इससे कई जगहों पर बीच बीच में परकोटा लगभग गायब सा हो चुका है। परकोटे का शेष हिस्सा ढहने के कगार पर है। समय रहते प्रशासन और नगर परिषद की ओर से इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। करौली शहर की पुरा संपदा है परकोटा, जो शहर के चारों तरफ बना हुआ है, रियासत कालीन है और हम समारी की ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है। वो जगह जगह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहा है और उसके संरक्षण की दरकार है। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हैं 6 दरवाजे और 12 खिड़कियाँ जो उसमें निर्मित हैं। 4 दरवाजों पे बीच में पत्थर झूलते हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी भी बड़ी जनहानि का कभी भी उससे संभावना बनी हुई है। हम तो सरकार से और पुरातात्विक विभाग से और संबंधित जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध और आग्रह करेंगे कि हमारी संपदा को बचाएं और इससे होने वाली जो संभावित जनहानि है उससे ही बचा जा सके। शहर करौली में परकोटा रियासत कालीन से बना हुआ है और अब जर्जर स्थिति में है। कई मकाने के नीचे परकोटे के गिरने से कई मकानों को भी नुकसान हुआ है और किसी का भी जान माल का हानि हो सकती है। अगर परकोटों की सुरक्षा की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और ये धरोहर है और ये बनी रहनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी हो, उनको पता लगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहता है क्योंकि राजा महाराजाओं ने ये परकोटे सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। धरोहर हैं, इनका ध्यान रखा जाए। 8 जनवरी को नगर परिषद कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि ऐतिहासिक परकोटा शहर की धरोहर है, जो जीर्ण शीर्ण होकर कई जगह से गिर चुका है और अतिक्रमण भी हो रहे हैं। ऐसे में परकोटे का जीर्णोद्धार जरूरी है। साथ ही परकोटे में बने शहर के प्रवेश द्वारों की भी मरम्मत की मांग की गई है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए। इनाम क्या है, एक न एक दिन मिल ही जाता है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात राजस्थान के उन 3 हस्तियों की जुबान से निकली है जिन्हें सरकार ने पद्मश्री से नवाजने का ऐलान किया है। जमाने को नाज है। शून्य से शिखर तक का इनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये एक गौरव की बात है। इसलिए मैं मेरे शिष्यों को, मेरे अनुयायियों को, सेवकों को भरपूर भावों से आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परोपकार को जीवन समर्पित कर चुकी विभूतियों को पुरस्कार की लालसा कहाँ रहती है। सम्मान अपनी सार्थकता बरकरार रखने के लिए इनके दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसे स्वीकार करके ये दिग्गज अपनी विनम्रता का परिचय देते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे बैजनाथ जी महाराज पीढ़ियों को गढ़ने वाले संस्थान रहे हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित नाथ जी आश्रम के बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बैजनाथ जी महाराज को जानिए। पिछले 40 साल से श्री श्रद्धानंद जी महाराज आश्रम का संचालन कर रहे हैं। आश्रम में योग सहित वेदों के अध्ययन के लिए देश भर से विद्यार्थी पहुंचते हैं। महाराज जी ने कई सेवा केंद्रों की स्थापना की, धर्म क्षेत्र में भी कई कार्य किए। उर्दू के मशहूर शायर शीन काफ निजाम को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। शीन काफ निजाम नाम से मशहूर शायर का असली नाम शिव किशन बिस्सा है। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर जोधपुर के शायर और उर्दू मुशायरे के दस्तखत शीन काफ निजाम ने सबका आभार जताया।
कोई भी सामान मिलता है तो सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा ही लगा। और वैसे मुझे लगता ही है कि आदमी को सम्मान के बजाय काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिवकिशन बिस्सा यानी शीनकाफ निजाम जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण समाज में इनका जन्म हुआ। संस्कृत में इन्होंने पढ़ाई की और उर्दू के मशहूर शायर बने। मीर ताकी मीर और मिर्जा गालिब पर उल्लेखनीय काम किया है। मशहूर गीतकार गुलजार से शीनकाफ निजाम की दोस्ती जग जाहिर है। गुलजार से इनकी दोस्ती के अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी गुलजार जोधपुर आते हैं तो शीनकाफ निजाम से मिलने उनके घर जरूर जाते हैं। शीनकाफ निजाम कहते हैं कि उर्दू और फारसी की शायरी किसी मजहब की जुबान नहीं है। कबीर कुआं एक है, भरने वाले अनेक, भांडे ही का भेद है, सब में पानी एक। तो सब में पानी तो एक ही होता है। अब लिखने वाले अलग अलग है। आप संस्कृत में लिख रहे हैं, वरना आज क्या वजह है कि हम फ्रेंच नहीं जानते, इसके बावजूद जापाल सार्थ उसकी इज्जत करते हैं, कामों की इज्जत करते हैं। हम जर्मनी नहीं जानते, नीचे को पढ़ते हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये कि ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती। बतूल बेगम जयपुर। मांड गायकी को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली बतूल बेगम को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जयपुर की रहने वाली बतूल बेगम भगवान राम और गणपति के भजन गाती आ रही हैं। वह स्वयं ढोलक और तबला बजाती हैं। 3 साल पहले विश्व महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। वो फाग गायन करती हैं। बिना माइक के तबला और हारमोनियम बजाते हुए ऊंची और सुरीली आवाज में फागुन के गीत गाती हैं। उनके मधुर आवाज की दुनिया में करोड़ों दीवाने हैं। मैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, सबको बहुत बहुत बधाई। तो हम इतने लायक नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारा ये, हम गरीब परिवार से पैदा हुए थे और हम इस लायक नहीं थे। और मैं तो उन्होंने मुझे, छोटा सा गांव की थी मैं, तो मेरे वो शौक था गाने बजाने का। तो मैं छोटे परिवार गांव से पैदा हूँ और मुझे फुर्सत हिंदी और ये नहीं आती, मैं मारवाड़ी बोलती हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खेल, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को हर वर्ष पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं ईआरसीपी का नाम बदलने पर सियासी घमासान जारी है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस कुछ करती नहीं, सिर्फ आपत्ति जताने का काम करती है। तो वहीं कांग्रेस परिवार के सदस्य के नाम पर ईआरसीपी का नाम रखते तो राजी होते, ये कहना है मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम करती तो आज हमें पानी मिलता। वसुंधरा राजे की बनाई योजना पर काम करते तो योजना धरातल पर होती है। केवल आपत्ति करने का काम करती है, जो अच्छा काम है। भगवान राम जब माता सीता जब रावण लेके अपहरण करके जब वहाँ श्रीलंका चला गया था, तब उन्होंने राम सीता का निर्माण किया था, आपस में जोड़ने का काम किया था, वहाँ पे राम राज्य स्थापित किया था। तो जहाँ पे किसानों के लिए भगवान राम का जो 1 साल जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, जो हमारे सनातन के हमारे युग पुरुष थे, जिनके नाम लेने से ही हमारे जिंदगी जिनकी तर जाती है, इसी भगवान के नाम से अगर किसी परियोजना का नाम रखा जाता है, उनको चाहिए कांग्रेस उनके परिवार के नाम रखना चाहिए था, तब वो राजी होते। तो 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया। आसमान में राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे विमानों ने गर्जना भरी, जिनकी ताकत देखकर दुश्मन का दिल भी बैठ गया होगा। रिपोर्ट देखिए। Indonesian National Armed Forces
कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का दम, जमीन से लेकर आकाश तक पराक्रम। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया। आसमान में जब लड़ाकू विमानों ने गर्जना भरी तो इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में सुनी होगी। दुश्मन को संदेश दे दिया कि अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वायु वीरों के शौर्य को देखकर हर कोई रोमांच से भर गया। सबसे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर से फ्लाइंग पास्ट की शुरुआत हुई। विजय चौक की तरफ से 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने जब अजय फॉर्मेशन बनाई तो दर्शक दीर्घों में मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। इसे फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। अपाचे 10 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की हेलफायर मिसाइलों से लैस है और दुश्मन इससे खौफ खाता है। इसके बाद आकाश में सतलुज परफॉर्मेंस दिखाई दी, जिसमें 2 डार्नियर और 1 N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए। इसके बाद कोस्ट गार्ड के 3 डॉर्नियर विमान कर्तव्य पथ से गुजरे, रक्षक फॉर्मेशन बनाई। ये विमान आपदा में बहुत काम आते हैं। हिंद महासागर में भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से बनाए गए हैं। इसके बाद वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान C-130 और 2 C-295 विमानों ने अर्जन फॉर्मेशन बनाई। ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह ने किया। 70 साल पहले C-130 विमान ने पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद आसमान को चीरते हुए एक P-8I 2 सुखोई विमान कर्तव्य पथ से गुजरे। सुखोई ने 550 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। इसके बाद भीम फॉर्मेशन C-17 ग्लोब मास्टर के साथ 2 सुखोई 30 विमान ने उड़ान भरी तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का जोश हाई हो गया। इसके बाद आसमान में त्रिशूल बनाया। C-17 ग्लोब मास्टर बेहतरीन मालवाहक और रेस्क्यू मिशन में कारगर रहे हैं। फिर बारी थी जैगुआर फाइटर जेट्स की, जो भारत के पाक 80 के दशक से है। अमृत फॉर्मेशन में 5 जैगुआर विमानों ने अपनी चमक बिखेरी। दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ जब 6 राफेल विमानों ने गर्जना भरी। व्रजांग फॉर्मेशन बनाकर पल भर में आंखों से ओझल हो गए। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल विमान हैं, जिन्हें फ्रांस से लाया गया है। इसके बाद 3 सुखोई 30 विमानों में वायुवीरों से शौर्य प्रदर्शन किया। त्रिशूल की तरह आकृति बनाकर आसमान में सफेद रेखा खींच दी, हवा में ही विलुप्त हो गए। ये विमान 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। फ्लाइंग पास्ट के आखिर में राफेल विमान ने हवा में कलाबाजी खाई, जिससे हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और पल भर में दुश्मन को बर्बाद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी ने जिलाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नामांकन किए गए हैं। बाड़मेर में 9 नामांकन आए हैं। वहीं कल मंत्री मदन दिलावर के सामने इनकी जांच होगी। कल जिलाध्यक्ष की बाड़मेर में घोषणा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में अपने जिलाध्यक्षों का ऐलान किया जा रहा है और इसी दौरान बाड़मेर में भी चुनाव प्रक्रिया जिलाध्यक्ष को लेकर शुरू हो गई है। बाड़मेर से बड़ी खबर, बीजेपी ने जिलाध्यक्ष की चुनाव प्रणाली को बाड़मेर में शुरू कर दिया है और जल्द ही बाड़मेर को नया जिलाध्यक्ष मिल पाएगा। 9 नामांकन जिलाध्यक्ष की दौड़ में है। पहले उनकी जांच होगी और इसके बाद जिलाध्यक्ष का ऐलान होगा।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान हेतु चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री की तरफ से सिंगर अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी। अरिजीत सिंह की ये सीएम के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात थी और दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। गुड नाइट राजस्थान।